हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। जो पहले वीडियो हो चुका था उसमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हो चुका था पूरा का पूरा विस्तार से। तो आज हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली आपको इस चैनल पर कंप्यूटर का जितना भी थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा आगे। पहले थ्योरी कवर हो जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं अगर आपके पास थ्योरी कंप्लीट है। अगर आप जानते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा भी जान चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हर हर महादेव आप सभी को। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ी की शुरुआत 1956 ईस्वी में हुई थी। 1956 ईस्वी में हुई थी और इसका अंत 1963 ईस्वी में, यानी कि सेकंड जनरेशन का जब शुरुआत हुआ था तो 1956 में और इसका अंत हुआ था 1953 ईस्वी में। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी छोटा होता था। ट्रांजिस्टर जो होता है वैक्यूम ट्यूब के मुताबिक काफ़ी छोटा होता है। ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी सस्ता और साइज में छोटा और ज़्यादा रिलेबल था और काफ़ी तेज़ काम करता था। जाहिर सी बात है, जो तेज़ काम करेगा और साइज में छोटा होगा तो उसको कहीं भी ले आ सकते हैं। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में असेंबली और उच्च स्तरीय भाषा मशीन के अलावा असेंबली भाषा और कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे कोबैक, फोर्ट्रैन का उपयोग शुरू हुआ, जिसमें प्रोग्रामिंग थोड़ी आसान हुई। प्रोग्रामिंग जो था थोड़ा आसान हुआ। मैग्नेटिक कोर मेमोरी डेटा स्टोर के लिए मैग्नेटिक ड्रम के बजाय मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किया जाता था, जो तेज़ और विश्वसनीय थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच प्रोसेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण देख लेते हैं। यूनिवैक 1108, सीडीसी 1604 और हनीवेल 400 सीडीसी और 3600, IBM 1794। एडवांस ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। एडवांटेज यानी कि कुछ फ़ायदा। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कुछ फ़ायदा यही है, देख लेते हैं फ़ायदा क्या क्या है। तो फ़ायदा है कि पहली पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन की तुलना में इस पीढ़ी में कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटा था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय जल्दी गर्म नहीं होता था। ये अपने छोटे आकार के कारण कम बिजली खर्च करता था। दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी तेज़ या स्पीड थी और ये डेटा को माइक्रोसेकंड में कैलकुलेट करते थे। इस पीढ़ी के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मेंटेन करना आसान था। पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर सस्ता था, सही बात है। इनकी एक्यूरेसी अधिक थी और रिलेबल विश्वसनीय होता था। तो इसका कुछ फ़ायदा है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। एडवांटेज यानी कि कुछ नुकसान भी है। अगर फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान है कि दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर में कम गर्मी पैदा करते थे, फिर भी इतने ठंडे रहते थे कि एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दूसरा जनरेशन के कंप्यूटर को लगातार रख रखाव की ज़रूरत पड़ती थी। लगातार इसको मेंटेन करना ज़रूरी था। इसका इस्तेमाल केवल कुछ काम को पूरा करने के लिए किया जाता था।
इस पहली पीढ़ी की तरह इस पीढ़ी के कंप्यूटर की इनपुट पंच कार्ड का उपयोग करते थे। अब आइए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से लेकर के 1971 तक, इसको थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, 1964 से 1971 तक। तीसरी पीढ़ी आने तक कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर और भी ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न थे। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का इस्तेमाल किया जाने लगा। आईसी एक तरह का चिप था जो सिलिकॉन से बना हुआ था। इसकी सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। आईसी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया गया था फर्स्ट बार। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ज़्यादा रिलायबल विश्वसनीय था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की काम करने की स्पीड पिछले पीढ़ी की तुलना में काफ़ी बेहतर थी। इंटीग्रेटेड चिप आईसी आने के कारण कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया कंप्यूटर का साइज़। इसके साथ साथ मेमोरी की क्षमता काफ़ी अधिक बढ़ गई। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेजिंग जैसे कोबोल, पिक्सल आदि का उपयोग किया जाता था। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस पीढ़ी में कोबोल और फोर्टेन के अलावा नई उच्च स्तरीय भाषा बेसिक और पैक्सिल विकसित हुई, जो प्रोग्रामिंग और भी आसान हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, टाइम शेयरिंग, मेमोरी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ, जिसमें एक ही समय पर कई उपभोगकर्ता एक ही कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड और मॉनिटर डाटा इनपुट के लिए पंच कार्ड की जगह कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल शुरू हो गया, जो आज कंप्यूटर का आधार बन गया। कुछ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का उदाहरण देख लेते हैं। IBM 370, PDP-11, यूनिवैक 1108, हनीवेल 6000, DCE सीरीज, ICL 2900। यह है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का उदाहरण। अब इसका कुछ फ़ायदा देख लेते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। पिछली कंप्यूटर की तुलना में इसका आकार पिछली दोनों पीढ़ियों की तुलना में कंप्यूटर काफ़ी छोटा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय बहुत कम बिजली खर्च करता था। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में काफ़ी गर्मी पैदा करते थे। इसमें डाटा को कैलकुलेटर करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी। इस कंप्यूटर को मेंटेन रखना काफ़ी आसान था। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर का मेमोरी स्टोर ज़्यादा था। यह कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता था। इसमें प्रोग्रामिंग करना आसान था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का फ़ायदा है, तो इसका डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। नुकसान क्या है? तो इसका नुकसान है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी कम गर्मी पैदा करते थे, परंतु फिर भी इनको ठंडा करने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। आईसी चिप को बनाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते थे। उस ज़माने में आईसी चिप को रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। आईसी चिप के काम करने के लिए स्पेशलाइज वर्कर, विशेष कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ती थी। इसका डिसएडवांटेज है, यानी कि इसका नुकसान है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1970 से लेकर 1985 तक है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे LSI सर्किट होते हैं। बहुत सारे LSI सर्किट होते हैं
यह सिंगल चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एकत्रित करने में सक्षम था। इस तकनीकी को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेसिव VLSI कहा जाता है। चौथी पीढ़ी के आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा काफ़ी आधुनिक हो गया। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे थे। यह सिंगल चिप लाखों ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एकत्रित करने में सक्षम था। इस तकनीकी को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेसिव VLSI कहा जाता है। चौथी जनरेशन के आने के बाद कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा आधुनिक हो गया। इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर का काम करने की क्षमता स्पीड बढ़ गई। ये चौथा जो जनरेशन है उसका काम करने का क्षमता स्पीड बढ़ गया। इस जनरेशन में कंप्यूटर के साइज काफ़ी ज़्यादा फीचर उपलब्ध कराए गए और यानी यह कर सकते हैं कि साइज काफ़ी छोटा हो गया और साथ में कंप्यूटर का फीचर्स भी इंस्टॉल हो गया। नया नया फीचर्स ऐड किया गया और उपलब्ध करवाया गया और फीचर्स इंस्टॉल हो गया। उच्च स्तरीय भाषा C++ और BDASE और अन्य स्तरीय भाषाओं का व्यापक उपयोग हुआ। ग्राफिक यूजर इंटरफेस ग्राफिक यानी जिसे ग्राफिक, यू से यूजर, आई से इंटरफेस का विकास हुआ, जिसमें कंप्यूटर को चलाना बहुत आसान हो गया। अब कमांड टाइप करने के बजाय माउस का उपयोग करके आइकन और मेन्यू में क्लिक किया जा सकता था। ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS और माइक्रोसॉफ्ट विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की पीढ़ी विकसित हुई। इस पीढ़ी में रियल टाइमिंग शेयरिंग और डिस्ट्रब ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर PC का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया। नेटवर्किंग, इस पीढ़ी में कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का विकास हुआ। नेटवर्किंग का जो व्यवस्था था, ये नेटवर्किंग आया था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। भंडारण फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और ऑपरेटिंग डिस्क जैसे छोटे उच्च क्षमताओं वाले स्टोरेज डिवाइस का उपयोग शुरू हो गया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। चौथा जनरेशन का उदाहरण देख लेते हैं। मैकरल हो गया, IBM 51,000 हो गया, अल्टेयर हो गया 880, IBM PC हो गया। 1981 में IBM ने पहला व्यक्तिगत घरेलू उपयोग वाला कंप्यूटर बनाया जिसे IBM PC कहा गया, जो कंप्यूटर इतिहास में सबसे मील का पत्थर साबित हुआ। एडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं, इसका फ़ायदा क्या क्या है। इसमें स्पीड पिछले सभी पीढ़ियों की तुलना में काफ़ी अच्छी थी। साइज में बहुत छोटा था, इसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यह कंप्यूटर सस्ते होते थे और आसानी से उपलब्ध होते थे। इसमें इन कंप्यूटरों को बहुत कम AC की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि ये काफ़ी गर्मी पैदा करते थे। इस पीढ़ी के बहुत सारे रिलेवेंट और हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं, यानी कि इसका नुकसान भी देखिए लेते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसिंग को बनाने मुश्किल था। माइक्रो प्रोसेसिंग को बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी। अब आ जाते हैं लास्ट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर अभी तक सभी पीढ़ियों से बेहतर, एडवांस, आधुनिक है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल आसानी इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर वर्तमान और भविष्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस पीढ़ी में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और अल्ट्रा लार्ज स्केल ULSI तकनीक का उपयोग किया जाता था। ULSI माइक्रो प्रोसेसिंग चिप पर 10 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एकीकृत करने में सक्षम है। मुख्य विशेषता: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का बात कर रहे हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। AI का उपयोग रोबोटिक, मशीन लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रक्रम जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। समानांतर प्रसंस्करण यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग। ये कंप्यूटर जटिल कार्यों को एक साथ संभालने के लिए प्रोसेस का उपयोग करते हैं, इसमें गति और दक्षता बहुत अधिक होती है। प्राकृतिक भाषा को समझना अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजिंग। इन कंप्यूटर में प्राकृतिक भाषा को समझने की क्षमता होती है। इसमें उपयोगकर्ता अपनी बोली गई और लिखी कंप्यूटर की भाषा संवाद कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ संवाद कर सकते हैं। उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस। इसमें मल्टीमीडिया सुविधा के साथ बहुत ही सरल और सहज इंटरफेस होता है। पोर्टेबल और विश्वसनीय। यह कंप्यूटर आकार में छोटा, पोर्टेबल और अधिक विश्वसनीय होता है। इस पीढ़ी में हाई लेवल भाषा C++, जावा, नेट आदि का उपयोग किया जाता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य क्षेत्र में, मनोरंजन क्षेत्र में, रोबोट बनाने के लिए, आजकल गेम क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इस जनरेशन का कंप्यूटर सबसे ज़्यादा स्पीड इस कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है। इनके काम करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। धीरे धीरे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि यह और भी ज़्यादा एडवांस हो सके। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण: AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम, परम सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, नोटबुक। एडवांटेज देख लेते हैं, इसका फ़ायदा क्या क्या है। 5th जनरेशन का फ़ायदा देख लेते हैं। इस कंप्यूटर का स्पीड पिछले सभी पीढ़ियों की तुलना में मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इस कंप्यूटर का रिपेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस कंप्यूटर का साइज़ पिछले सभी पीढ़ियों की तुलना में बहुत छोटा है। अपने साइज़ के कारण 5th जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी हल्का होते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर को मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता। इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे हम अपने लैपटॉप को कहीं भी ले जा सकते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर का। इस कंप्यूटर को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कंप्यूटर में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी तक AI को पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया है। इस जनरेशन के कंप्यूटरों को बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स टूल्स का इस्तेमाल होता है, जो कि आसानी से नहीं मिलता है। आसानी से इस कंप्यूटर को बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो आसानी से नहीं मिलता है। तो यहाँ तक ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।